जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 10 का मैथ पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत प्रश्नावली 4.2 तक पूरा कंप्लीट करा चुका हूं। आज हम लोग प्रश्नावली 4.3 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पढ़ने से पहले सबसे पहले इस प्रश्नावली का कुछ इंट्रोडक्शन है जो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद इसका क्वेश्चंस आपसे सॉल्व कराऊंगा। देखिएगा, चलिए सबसे पहले ये समझते हैं। मान लीजिए, ध्यान सुनिएगा, मान लीजिए कि मेरे पास कोई एक द्विघात समीकरण है। क्या है? द्विघात समीकरण है। और वो द्विघात समीकरण ऐसे है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, है ना। ये हमारे पास एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो इस द्विघात समीकरण में आपको इस चैप्टर के अंतर्गत क्या जानकारियां रखनी है वो समझिए। पहला यही कि मूलों की प्रकृति, क्या चीज? मूलों की प्रकृति। ठीक है, पहला पॉइंट्स यही याद रखना है कि मूलों की प्रकृति। उसके बाद दूसरा पॉइंट्स, मूलों को ज्ञात करना। क्या करना? ज्ञात करना। बस ये दो चीजें आपको सीखनी है। ठीक है, मूलों की प्रकृति सीखनी है और मूलों को कैसे ज्ञात किया जाता है ये सीखना है। ये दोनों अगर आप सीख जाते हो तो ये प्रश्नावली पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए सबसे पहले बताता हूं मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति क्या है कि अगर ये जो समीकरण दिया हुआ है, अगर इस समीकरण में एक फार्मूला लगाते हैं, d बराबर b² माइनस 4ac, ठीक है ना। d बराबर b² माइनस 4ac। b क्या है? तो यहाँ पे b है 4 और a और c। d को क्या बोलते हैं हिंदी में? याद रखिएगा, विविक्तकर। ठीक है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि विविक्तकर ज्ञात कीजिए, तो याद रखिएगा एक समीकरण देगा और कहेगा कि विविक्तकर ज्ञात कीजिए, तो ये वाला फार्मूला लगाइएगा। अब समझिए मूलों की प्रकृति। जब आप ये फार्मूला लगाओगे, ठीक है ना, तो ये फार्मूला लगाओगे तो क्या क्या हो सकता है? पहला कंडीशन हो सकता है कि डी का जो मान है, डी का मान, ठीक है, डी का मान, ध्यान सुनिए, डी का मान निगेटिव में आए यानी माइनस में आए। ठीक है, दूसरा हो सकता है कि d का मान 0 आ जाए। तीसरा हो सकता है d का मान प्लस आ जाए। बात समझ में आया? यानी 3 कंडीशन बनेगा। हो सकता है कि d का मान माइनस में आ जाए, हो सकता है d का मान 0 हो जाए, और हो सकता है d का मान प्लस हो जाए। कब? जब आप ये फार्मूला रखोगे, यानी b² माइनस 4ac जब आप रखोगे तो ये वाला हो सकता है कंडीशन। अगर d का मान माइनस आता है, ध्यान सुनिए, d का मान माइनस आता है तो उसके मूलों की प्रकृति क्या होगी? तो आप कहेंगे कि ध्यान सुनिए कि जब d का मान माइनस आए तो मूलों की प्रकृति क्या होगी ये समझिए। आप लिखिएगा कि मूलों का अस्तित्व नहीं है। मूलों का अस्तित्व नहीं है, है ना। अगर d का मान माइनस आता है तो मूलों का अस्तित्व नहीं है, अर्थात इसके, है ना, लिखेंगे अर्थात इसके कोई मूल नहीं होंगे, है ना, कोई मूल नहीं होंगे। ठीक है, अगर आप इस फार्मूले पे चेक करते हो, अगर d का मान माइनस आ गया तो समझिएगा कि उसका अस्तित्व है ही नहीं और उसका मूल हम ज्ञात ही नहीं कर सकते हैं। जो दूसरा कह रहा था ना कि मूलों को ज्ञात करना, तो हम ज्ञात ही नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आ गया? चलिए दूसरा पॉइंट्स, अगर d का मान क्या हो जाए? 0 हो जाए। d का मान क्या हो जाए? 0 हो जाए, तो याद रखिएगा इसका अस्तित्व है। क्या है? इसका अस्तित्व है। तो लिखूंगा मूलों का अस्तित्व है।
जब ये d का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए यानी बराबर हो जाए तो इसका अस्तित्व है। और जब अस्तित्व होगा तो ध्यान सुनिए, यानी जब d का मान 0 होगा तो इसके दोनों मूल, दो मूल आएंगे तो दोनों मूल बराबर होंगे। दोनों मूल क्या होंगे, बराबर होंगे। ये पॉइंट याद रखिएगा कि अगर d का मान 0 के बराबर आता है तो समझिएगा कि इसके जो दो मूल आएंगे, यानी जो मूल ज्ञात करोगे, ठीक है, अभी मैं आपको सिखाऊंगा कि मूल कैसे ज्ञात करना है। तो जो मूल आएगा ना वो दोनों क्या होगा, बराबर होगा। ये पॉइंट याद रखिएगा। जब d का मान माइनस होगा तो मूल नहीं निकलेगा, अस्तित्व में नहीं है। लेकिन अगर d का मान 0 आ रहा है तो उस समय दोनों मूल बराबर होंगे और ये अस्तित्व में होगा। लेकिन अगर d का मान पॉजिटिव आ रहा है, ध्यान सुनिए, पॉजिटिव आ रहा है तो भी आपका यही होगा कि ये मूलों का अस्तित्व है ना, मूलों का अस्तित्व है। लेकिन इसका पॉजिटिव आएगा तो जो दोनों मान होंगे ना वो बराबर नहीं होंगे, है ना, जो दोनों मूल का मान होंगे वो बराबर नहीं होंगे, मतलब अलग अलग जरूर होंगे। ठीक है, ये अलग अलग आएंगे। ये बात समझ में आ गई। तो ये था हमारा मूलों की प्रकृति। आपको एकदम बेसिक से क्या याद रखना है कि जब d का मान 0 हो तो अस्तित्व में है और इसके मूल बराबर होंगे। अगर पॉजिटिव आ जाए तो भी अस्तित्व में है और मूल अलग अलग होंगे। ठीक है ना, बराबर नहीं होंगे मतलब अलग अलग होंगे। अगर d का मान माइनस में आ जाता है तो अस्तित्व में है ही नहीं और इसको हम हल भी नहीं कर सकते, इसका मूल भी नहीं ज्ञात कर सकते। ठीक है, तो ये था हमारा पहला मूलों की प्रकृति। ठीक है, अब कैसे ज्ञात करेंगे दूसरा, यानी मूलों को ज्ञात करना। दूसरा देखिए, मूलों को कैसे ज्ञात करेंगे। मूलों को ज्ञात करने के लिए आपको देखिए ये x का मान है ना, मूल क्या है, x ही तो है। ये पिछले वीडियो में समझाया था कि मूल क्या है एक समीकरण में, तो x है ना, जो ये x दिख रहा है यही मूल है। तो x का मान ज्ञात करना हो तो एक फार्मूला रखिएगा -b, है ना। और ये कौन सा फार्मूला है तो ऊपर लिख देता हूँ, द्विघात सूत्र। कौन सा है, याद रखिएगा, द्विघात सूत्र। ठीक है ना, द्विघात सूत्र से आप मूल ज्ञात कर सकते हैं। तो कौन सा सूत्र है समझिएगा, याद कर लीजिएगा। ये जो फार्मूला है इसी बेस पे बना रहा हूँ, x बराबर -b प्लस माइनस, है ना, x बराबर -b प्लस माइनस। अब ये देखिए ये जो d है ना, ध्यान सुनिए, रूट में d है ना, -b प्लस माइनस रूट में d अपान 2a। ये फार्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, x बराबर -b प्लस माइनस रूट में d ये ज्ञात करोगे, d बराबर b² - 4ac रख के ज्ञात करोगे, जो मान आएगा वो यहाँ पे रख देना है। तो ये हो जाएगा हमारा द्विघात सूत्र और इसी से आप मूल ज्ञात कर सकते हो। तो मैंने बताया कि आप देखेंगे कि यहाँ पे दोनों मूल बराबर है, यहाँ पे दोनों मूल बराबर नहीं है। तो आप कहेंगे कि सर आपने तो एक ही फार्मूला लिखा है, दो मूल कैसे आएंगे। तो देखिए इसमें -b प्लस माइनस है, प्लस माइनस है, तो एक बार प्लस लीजिएगा एक बार माइनस लीजिएगा तो दोनों अलग अलग मूल हो जाएंगे। आई थिंक ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और दोनों को बार बार रिवाइज कर लीजिए। इसी बेस पे चलिए क्वेश्चन नंबर पहला हम लोग करते हैं। ठीक है, इसे रफ करता हूं, देखिएगा आपको याद हो जाना चाहिए जो मैंने बताया। ठीक है, देखिए सॉरी, तबीयत थोड़ी सी खराब होने के कारण जो है कि एक तो वीडियो भी टाइम पे नहीं आ पा रहा है आप लोगों के लिए, तो इस माफ़ी चाहता हूं। ठीक है, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा, आने वाले कुछ समय में सब कुछ सही हो जाएगा और आपके लिए मैं प्रॉपर पर डे वीडियो अपलोड करूंगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न द्विघात समीकरणों के, है ना, जो ये द्विघात समीकरण दिया गया है इनको मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यानी मूलों की प्रकृति बताना है कि भैया ये अस्तित्व में है कि नहीं है, अगर है तो कितने मूल होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अगर मूलों का अस्तित्व है तो आप मूल ज्ञात करिएगा। तो मूल ज्ञात करने का फार्मूला मैंने बताया ही था, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका है। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है, 2x² - 3x + 5 = 0। ठीक है, चलिए सबसे पहले चेक करते हैं क्या चीज, मूलों की प्रकृति। तो नीचे लिखूंगा मूलों की प्रकृति के लिए। ठीक है, तो लिए कैसे करेंगे, तो आपको मैं बताया था एक
चीज फार्मूला ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, यानी जो समीकरण दिया हुआ है ना उसको इससे तुलना कीजिए। तो बताइए a की जगह पे क्या है 2, तो a बराबर 2, ऐसे ही b बराबर क्या है आपका -3, c बराबर क्या है आपका देखिए +5 यानी 5, ये हो गया। तो अब लिखेंगे, अब प्रकृति चेक करना है तो लिखेंगे d बराबर, ठीक है क्या था b² - 4ac। चलिए d बराबर, अब d का मान देखिए, b का मान कितना है -3 का स्क्वायर -4, a का मान है 2 और c का मान है आपका 5। चलिए देखिए d बराबर 3 का करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 9, और 4 × 5 = 20, 20 दूना 40 यानी -40। तो d बराबर हो जाएगा -31, कितना आ गया -31। अब देखिए ये तो आ गया माइनस में, और जब माइनस में आया था तो मैंने बोला था कि उसका क्या होगा अस्तित्व में नहीं है, क्या है वो अस्तित्व में नहीं है। तो लिखेंगे अतः यह अस्तित्व में नहीं है। जब अस्तित्व में होंगे नहीं तो बताइए क्या उसके मूल निकलेंगे, क्या कह रहा था ना उनका मूल ज्ञात कीजिए, तो नहीं निकलेंगे। तो लिखूंगा इसके मूल नहीं होंगे, है ना, इसके मूल नहीं होंगे। बस यही आपको करना था, हो गया कंप्लीट। कितना आसान है, अगर अस्तित्व में होंगे तो मूल ज्ञात करेंगे, और मूल ज्ञात करने का फार्मूला मैंने आपको सिखाया था। चलिए देखिए अब इसे हटाता हूं, पहला कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिएगा। देखिए अब हम लोग देखते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। चलिए देखिए दूसरा है 3x² -4√3x + 4 बराबर 0। ठीक है, तो क्या लिखेंगे फिर से वही, मूलों की प्रकृति के लिए, ठीक है, तुलना करेंगे फिर से, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। तो बताइए क्या होगा, a बराबर आपका 3 है, b बराबर आपका -4√3 है, और c बराबर आपका 4 है। ठीक है, तो क्या करेंगे, d बराबर b² - 4ac। तो d बराबर देखिए b का मान कितना है -4√3 का स्क्वायर -4, a का मान है 3 और c का मान है 4। चलिए तो d बराबर 4 चौक 16 गुणे 3 है ना, -16 गुणे 3, तो d बराबर 48 - 48, तो d बराबर 0। यही आया ना, d बराबर क्या आया 0। और जब d का मान 0 आ रहा था तो मैं आपको क्या समझाया था कि जब 0 आएगा तो इसका मतलब अस्तित्व में है। तो लिखेंगे अतः यह अस्तित्व में है। और जब अस्तित्व में होंगे तो बताइए इसका जो मूल है वो क्या होंगे, बराबर होंगे। तो लिखेंगे इसके मूल बराबर होंगे। और जब मूल बराबर होंगे तो मूल कैसे ज्ञात करना है, कह रहा था कि यदि मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अगर अस्तित्व में है तो ज्ञात करना है। तो बताइए हम लोग क्या पढ़े थे, x बराबर क्या मैंने बताया था -b ± √d/2a, यही था ना। चलिए रखिए b का मान कितना है, b का मान कितना था -4√3, तो आगे रखेंगे माइनस और यहाँ पर रखेंगे -4√3। देखिए ये माइनस ये वाला है, ठीक है, फिर क्या है प्लस माइनस
रूट। अब d का मान कितना आया है, d का मान कितना आया है 0, तो रूट में क्या रखेंगे 0 अपान 2। a का मान कितना है, a का मान है 3, तो 2 मल्टीप्लाई 3। बात समझ में आ गया। चलिए एक बार प्लस लीजिए और एक बार माइनस, तो लिखूंगा प्लस लेने पर। प्लस लीजिए तो बताइए x बराबर क्या होगा माइनस बी प्लस रूट में। अब देखिए माइनस बी की जगह पे ये रख दूं ना, ये वाला पूरा, चलिए रख देता हूँ, देखिए ध्यान से रख देता हूँ। माइनस का माइनस में करेंगे प्लस हो जाएगा, तो 4√3 यानी 4√3। अब बीच में प्लस ले लीजिए और रूट में 0 है, तो देखिए अब रूट में 0 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये प्लस अपान क्या होगा 2 3 6 होगा ना नीचे। अब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 4√3/6। देखिए प्लस लिया हूँ, फिर एक बार आप क्या लेंगे माइनस लेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अब करेंगे तो 2 दूना 4 और 2 3 6 यानी आया 2√3/3। अब आप चाहे तो इसका परमेयीकरण कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं परमेयीकरण, यानी जो √3 है ना ऊपर नीचे गुणा कर देता हूँ। देखिए √3/√3 हो गया। तो देखिए अब ये आप जब गुणा करोगे क्या चीज़ √3 और √3, तो देखिए क्या होगा ऊपर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 और नीचे हो जाएगा 3√3। ठीक है, तो 3 से 3 कट गया, तो क्या बचा 2/√3। ये हुआ हमारा, यानी एक मूल जो है कितना आ गया 2/√3। हम जानते हैं कि जब मूल बराबर होंगे तो दूसरा भी यही आएगा, तो कोई बात नहीं उसको सॉल्व करेंगे। चलिए अब आप एक काम करिए, इसका नोट कर लीजिए। चलिए देखिए हटाता हूं। अब देखिए क्या करना है, एक बार प्लस लिया हूं मैंने, तब क्या लूंगा माइनस लेने पर। तो माइनस लेंगे तो क्या होगा, देखिए x बराबर 4√3 माइनस 0, यही ना होगा अपान 6। ठीक है नहीं, माइनस एक बार लीजिए तो हो जाएगा। इसको करिए तो क्या घटाएंगे तो कितना आएगा, वही आएगा 4√3/6। कटेगा 2 और 3 यानी बचा 2√3/3। फिर से परमेयीकरण वही करेंगे 3/3, तो क्या होगा 2 मल्टीप्लाई 3/3√3। 3 से 3 कैंसिल, तो क्या बचा 2/√3। यानी x बराबर क्या आया 2/√3, यानी वहाँ भी x बराबर 2√3, यानी लिखेंगे अतः मूल, है ना, अतः मूल 2/√3 कामा 2/√3 है। बस हो गया आंसर। यही चीज़ करना था। आप याद रखिएगा, ये वाला फार्मूला अगर आप याद रखते हो ना तो जीवन में कभी भी गलती नहीं करोगे, बड़ी आसानी से आप मूल ज्ञात करोगे। जब ऐसे मूलों की प्रकृति ज्ञात करना होगा तो, और अस्तित्व है तो सॉल्व करके हल मूल ज्ञात कीजिए, ऐसे आप करोगे। नोट कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं पहले का तीसरा। देखिए हटा दो इसे। चलिए देखिए तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, 2x²। तीसरा है आपका 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। क्या ज्ञात करना है, मूलों की प्रकृति लिखेंगे। मूलों की प्रकृति के लिए तो क्या होगा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। ठीक है, लिख दिया। अब यहाँ पे लिखने के बाद a बराबर क्या हो जाएगा आपका 2, b बराबर क्या हो जाएगा -6 और c बराबर आपका 3 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे d बराबर b² माइनस 4ac। चलिए d बराबर b का मान कितना है -6 का स्क्वायर माइनस 4 2 और 3। चलिए d बराबर हो जाएगा 36 माइनस 4 3 12 12 दूना 24। तो d बराबर हो जाएगा 12। कितना आ जाएगा 12, और ये किस में आ गया प्लस में। तो प्लस में आ गया तो ये भी अस्तित्व में है, तो क्या लिखूंगा अतः यह अस्तित्व में है। जब अस्तित्व में होगा तो उसके कितने मूल होंगे, 2 मूल होंगे अलग अलग। तो इसके
इसके अलग अलग मूल होंगे। अब अलग अलग कैसे होंगे वो सॉल्व करना है। तो देखिए क्या ज्ञात करना है, मूल ज्ञात करना है ना। तो बताइए क्या लिखे थे हम लोग, है ना, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट में डी अपान 2a, यही फार्मूला था ना। चलिए अब देखिए यहाँ पे रखता हूँ, माइनस बी कितना है, b का मान कितना आया है -6। तो देखिए माइनस और -6, फिर प्लस माइनस रूट, डी का मान कितना है आपका 12, तो लिख दूंगा यहाँ पे 12/2। ए का मान कितना है आपका 2, तो रख दूंगा यहाँ पे 2। अब लिखूंगा प्लस लेने पर, क्या लेने पर, प्लस लेने पर। लीजिए एक बार प्लस, इसमें से माइनस माइनस हो जाएगा तो केवल 6 बचेगा, 6 प्लस रूट में 12/4 है ना। अब रूट में 12 को अगर बाहर निकालेंगे तो क्या होगा सुनिएगा, यहाँ पे होगा 6 प्लस ये हो जाएगा 2√3 और अपान नीचे 4, दोनों में 2 कॉमन हो सकता है तो क्या हो जाएगा 2 बाहर कर लेंगे तो 3 प्लस √3 अपान 4, तो 2 दूना 4, क्या हुआ 3 प्लस √3 बटे में 2, है ना। ये आया हमारे पास एक, ठीक है, इसको हमने सॉल्व किया तो ये आ गया एक। दूसरा क्या लेंगे, इसको मैं हटाऊं, चलिए नोट कर लीजिए। देखिए अब माइनस लेने पर, क्या लेने पर, माइनस लेने पर, देखिए माइनस लेने पर तो क्या हो जाएगा 6 माइनस रूट में 12 अपान 4, यानी हो जाएगा 6 माइनस 2√3 अपान 4, ठीक है। अब बताइए यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा 2, तो क्या होगा 3 माइनस √3 बटे में 4, तो 2 दूना 4, यानी क्या हुआ 3 माइनस √3 बटे में 2, ये हो गया हमारा दोनों मूल। तो लिखेंगे अतः मूल 3 माइनस √3 अपान 2 और दूसरा 3 प्लस √3 अपान 2 होगा। ये हो गया हमारा आंसर। बस इतना ही आपको करना है, कॉन्सेप्ट समझिए, चीज़ों को सीखिए और इतना ही आराम से कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये था प्रश्नावली 4.3 का पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, कि उसके 2 बराबर मूल हो, ठीक है ना। कह रहा है कि ये जो द्विघात समीकरण दिया गया है, ठीक है ना, इसमें k का ऐसा मान ज्ञात करना है, ठीक है ना, कि उसके 2 मूल बराबर हो, क्या हो 2 मूल बराबर हो। इसके पिछले वीडियो में जब क्वेश्चन नंबर 1 कराया था तो वहां पे मैं बताया था कि 2 मूल बराबर होते हैं तो कौन सा फार्मूला प्रयोग होता है। तो देखिए मैं यहाँ भी समझाऊंगा। पहला प्रश्न यही है, 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। तो k का मान बताना है और कहा था कि इसके क्या हो 2 मूल बराबर हो। तो लिखूंगा 2 मूल बराबर हो तो, अब हो तो क्या लिखते हैं, देखिए d बराबर b² माइनस 4ac, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे a बराबर, देखिए a बराबर ये 2 होगा, क्यों होगा, क्या होगा 2 होगा, क्यों, पीछे मैं समझाया था कि ax² प्लस bx प्लस c से तुलना कर लीजिए। तो a बराबर क्या होगा 2 b बराबर क्या होगा आपका k और c बराबर आपका क्या होगा 3 और जब 2 मूल बराबर होते हैं तो d का मान कितना होता है 0, क्या होता है 0, है ना। 2 मूल बराबर है तो d बराबर 0 होता है। तो क्या रखूंगा d का मान यहाँ पे 0 बराबर, b का मान ये रखिए यहाँ पे k है k² माइनस 4, a का मान है आपका 2 और c का मान है 3। तो देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा 0 बराबर k² माइनस 4 दूना 8 और अतिरिक्त का 24, ठीक है। अब k को लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो हो जाएगा -k² बराबर -24, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो k बराबर हो जाएगा रूट में 24।
और रूट में 24 को जब बाहर निकालेंगे तो आपका आंसर होगा यहाँ पे हो जाएगा 6 चौक 24 यानी 2√6। क्या हो जाएगा 2√6 यानी k बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 2√6। ये हो गया हमारा आंसर। क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिए। देखिए बहुत आसान है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि जब भी मूल बराबर होगा तो d का मान क्या रखिएगा 0। तो ये था कॉन्सेप्ट, यानी 2√6 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। चलिए ठीक है, देखिए दूसरा कह रहा है कि k है ना, k x और x - 2 + 6 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए ये द्विघात समीकरण नहीं है, इसे मैं बनाऊंगा kx से इसमें गुणा करूंगा तो हो जाएगा kx² -2 से करेंगे तो हो जाएगा 2kx + 6 बराबर 0। आगे समझ में। चलिए इसमें थोड़ा सा लिख के दिखा देता हूँ। क्या करूँगा कि ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर। ठीक है, जो पहला प्रश्न बताया हूं एकदम सेकंड की तरह ही कर लीजिएगा, जो लिखवा रहा हूं वो फर्स्ट में भी लिख लीजिएगा। ठीक है, आपको और समझ में आ जाएगा। ठीक है, कितने तरीके से कर सकते हो। देखिए तुलना करेंगे तो a बराबर कितना है आपका k, b बराबर कितना है -2k और c बराबर कितना है आपका 6। देखिए b बराबर -2k, यहाँ -2 और k। ठीक है, हो गया। अब क्या कर रहा था कि मूल बराबर है तो लिखूंगा 2 मूल बराबर हैं तो d बराबर क्या हो जाएगा 0। कॉन्सेप्ट वही, फार्मूला जानते हैं, d बराबर b² - 4ac। ठीक है d का मान 0, b का मान रखेंगे -2k² - 4, a का मान है आपका k और c का मान है आपका 6। ठीक है, इसको करेंगे 0 बराबर -2k² करेंगे तो हो जाएगा 4k² और 6 चौक 24 -24k। ठीक है, अब ये 4k² लेफ्ट साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा -4k² बराबर -24k। देख लीजिए है ना, 4k लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस में चला जाएगा ना, इसके आगे प्लस है और ये माइनस तो है ये उधर। चलिए माइनस माइनस कैंसिल, इस k से ये k कैंसिल हो गया और 4 से कट जाएगा ये 24 6 बार में, यानी k बराबर हो जाएगा 6। कितना आ जाएगा k बराबर 6। ये हो जाएगा हमारा आंसर। यानी k का मान हमसे पूछा था तो पहले में क्या आया था ±2√6 और दूसरा क्या हो गया k बराबर 6। पहला दूसरा कंप्लीट हो गया। ये हो गया हमारा आंसर। बस कुछ नहीं करना है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो आप बड़ी आसानी से आंसर दे सकते हो। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। कह रहा है कि क्या एक ऐसी आम का बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए कह रहा है कि क्या एक ऐसी आम का बगिया बनाना संभव है जिसका जो लंबाई है ना वो चौड़ाई से दोगुना हो। लंबाई चौड़ाई से क्या हो दोगुना हो। तो क्या करेंगे, लिखेंगे हल और मानेंगे माना बगिया की चौड़ाई है ना, मान लेता हूं बगिया की चौड़ाई x मीटर है। कितना है x मीटर। तो बगिया की लंबाई क्या हो जाएगी सॉरी, बगिया की जो लंबाई होगी वो चौड़ाई के दोगुना होगा। कह रहा है देखिए कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो, तो क्या करूंगा, ठीक है, तो बगिया की लंबाई क्या हो जाएगा बराबर है ना 2 गुणे चौड़ाई। यही ना कह रहा था कि चौड़ाई का दोगुना हो, तो 2 गुणे चौड़ाई यानी 2 × x बराबर हो जाएगा 2x।
है ना, यानी चौड़ाई है x मीटर और लंबाई है 2x मीटर। अब बताइए, आप सोचिए ये आम का बगिया कैसा होगा। लंबाई अगर 2 मीटर है सपोज करिए और चौड़ाई 1 मीटर है, इसका मतलब जी ये आम का बगिया है, ये आयताकार होगा। क्या होगा? आयताकार होगा, क्योंकि आयताकार में ही लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होता है। बात समझ आएगा? आयताकार में आमने सामने की लंबाई बराबर होती है और आमने सामने की चौड़ाई बराबर होती है। बात समझ में आया? तो क्या लिखेंगे, अतः यह बगिया आयताकार होगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है। तो क्या लिखूंगा, बगिया का क्षेत्रफल बराबर 800 मीटर स्क्वायर, है ना। जो बगिया का क्षेत्रफल है वो 800 मीटर स्क्वायर है, ये कहा था। अब बताइए बगिया कैसी है, आयत के आकार की है। तो आयत के आकार की है तो बताइए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लिखूंगा लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 800 मीटर स्क्वायर। लंबाई कितना है आपका 2x गुणे चौड़ाई है आपका x बराबर 800। ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर 800। तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 800 बटे 2 यानी हो जाएगा 400। तो बताइए x स्क्वायर बराबर हो गया आपका 400, तो x बराबर क्या हो जाएगा रूट में 400, तो x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 20, क्योंकि 400 का स्क्वायर रूट होता है 20। अब ये x क्या था, बगिया की चौड़ाई। अब हमसे पूछा क्या है कि उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो लिखूंगा लंबाई बराबर बताइए क्या था 2x था ना, देखिए लंबाई बराबर 2x। तो देखिए 2 × 20 बराबर हो जाएगा 40 मीटर। ऐसे ही चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा x बराबर कितना 20 मीटर। ये हो जाएगा हमारा आंसर। हमसे पूछा था कि लंबाई और चौड़ाई बताइए, तो हो जाएगा 40 और 20 मीटर। ये था क्वेश्चन नंबर 3, यानी प्रश्नावली 4.3 का दूसरा और तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कह रहा है कि क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। कितना है 20 वर्ष है ना। 2 मित्र हैं जिनके आयु का योग 20 वर्ष है। ठीक है, तो 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु है ना का गुणनफल 48 था। कितना था 48 था। अब देखिए 2 दोस्त हैं और दोनों दोस्तों के आयु का योग जो है ना कि 20 वर्ष है। तो अगर एक x वर्ष होगा तो दूसरा क्या होगा 20 माइनस x सॉरी। तो चलिए करते हैं हल और लिखेंगे माना पहले मित्र की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। ठीक है, अगर पहले मित्र का अगर x है तो बताइए दूसरे मित्र का क्या होगा 20 माइनस x, है ना, क्योंकि दोनों को मिला के तो 20 वर्ष ही ना है। तो ऐसे ही लिखूंगा, तो दूसरे मित्र की वर्तमान आयु बराबर 20 माइनस x वर्ष। ठीक है, ये हो गया हमारा। चलिए अब कह रहा था कि 4 वर्ष पूर्व, है ना, कब 4 वर्ष पूर्व। अब लिखूंगा 4 वर्ष पूर्व। अब बताइए जब दोनों मित्र की वर्तमान आयु दिया है और 4 वर्ष पूर्व फिर
आयु निकालेंगे तो दोनों ना 4 साल पहले जाएंगे, तो बस वही चीज 4 वर्ष पूर्व लिखूंगा। पहले मित्र की आयु कितनी हो जाएगी, x माइनस 4, ठीक है, वर्ष। फिर दूसरे मित्र की आयु कितनी हो जाएगी, तो 20 माइनस x माइनस 4 है ना, ये भी तो जाएगा ना 4 वर्ष, ये हो जाएगा आपका 16 माइनस x वर्ष। कितना हो जाएगा, 16 माइनस x वर्ष, ठीक है। तो 4 वर्ष पूर्व जो उनकी आयु है ना, उसका गुणनफल कितना है, 48 है, ठीक है। तो लिखूंगा प्रश्नानुसार। हमने देखा कि उनका जो 4 वर्ष पहले है आयु तो ये है, लेकिन इनका गुणनफल कितना है, 48 है, यानी x माइनस 4 और x 16 माइनस x है ना, 16 माइनस x बराबर 48 है ना, इनके बीच का क्या है, गुणा है। तो चलिए अब गुणा करेंगे। गुणा कैसे करेंगे, x लिखेंगे 16 माइनस x, फिर माइनस 4, फिर 16 माइनस x बराबर 48। अब गुणा करेंगे तो होगा 16x माइनस x स्क्वायर और माइनस 64 प्लस 4x बराबर 48, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर आगे कर देता हूँ, माइनस एक्स स्क्वायर और ये देखिए 16 और ये 4 हो गया प्लस 20x, ठीक है। चलिए अब देखिएगा यहाँ पे देखिए माइनस 64 है और ये 48 प्लस में है, 48 वाले को लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो माइनस 64 माइनस 48 हो जाएगा, तो माइनस 64 माइनस 48 बराबर 0। अब क्या करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 8 4 12 और 112 हो जाएगा बराबर 0। अब माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0। अभी हमारे पास ये द्विघात क्या बन गया, समीकरण बन गया। लेकिन अब क्वेश्चन में ये कहा था कि यदि यह स्थिति संभव है तो ही ज्ञात करिए। तो पहले चेक करेंगे कि स्थिति है कि नहीं है। तो अब क्या करूंगा, ध्यान सुनिए कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तो बताइए a बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ax स्क्वायर, a का मान यहाँ पे 1 है तो 1, b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा माइनस 20 और c बराबर आपका हो जाएगा 112, ठीक है। तो अब निकालेंगे d बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए d बराबर b का मान कितना है आपका, माइनस 20 का स्क्वायर है ना, माइनस 20 का स्क्वायर। चलिए माइनस 4, a का मान है 1 और c का मान है 112। अब करेंगे d बराबर हो जाएगा 400 माइनस, इसको करेंगे 4 दूना 8, 4 एकम 4 4, 448। तो d बराबर हो जाएगा 400 माइनस 448, तो माइनस 48। आपने क्या देखा कि जो d का मान है वो माइनस में है, क्या है, d का मान माइनस में है, तो क्या है, यह अस्तित्व में नहीं है। तो लिखेंगे अतः यह अस्तित्व में नहीं है। जो अस्तित्व में नहीं होता है उसे आप हल नहीं कर सकते हो, उसे आप हल नहीं कर सकते हो। ये इंट्रोडक्शन यानी जब पहला क्वेश्चन बताया था तो ही समझाया था इसके पहले, ठीक है। चलिए तो यह अस्तित्व में नहीं है, बात समझ में आ गई, ठीक है। जब अस्तित्व में नहीं है तो इसे सॉल्व नहीं करेंगे। तो हमसे पूछा था कि क्या निम्न स्थिति संभव है, तो कहूंगा कि नहीं। क्या कहूंगा आंसर, नहीं, है ना। स्थिति संभव है ना, नहीं है, ठीक है। ये लिख लूंगा कि नहीं है, मतलब उनकी वर्तमान आयु हम ज्ञात नहीं कर सकते। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, नोट कर लीजिए, ये हो गया आंसर, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, और ये इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन होगा। उसके बाद ये प्रश्नावली द एंड हो जाएगी। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देख लीजिए मैं पार्क एक बनाता हूँ, ठीक है। ये अगर पार्क है, ठीक है,
ये क्या है, एक पार्क है। अब मान लेता हूं कि इस पार्क की लंबाई जो है कि x मीटर है और जो चौड़ाई है वो है y मीटर है। क्या है, लंबाई x मीटर है और चौड़ाई y मीटर है। तो पहले लिखूंगा, देखिए लिखूंगा हल और लिखूंगा माना पार्क की लंबाई बराबर x मीटर। ठीक है, ऐसे ही लिखूंगा माना पार्क की चौड़ाई बराबर y मीटर, लिख दिया। ठीक है, अब कह रहा है कि इसका परिमाप। अब बताइए जो पार्क है तो ये पार्क आयत के आकार का दिख रहा है ना, तो क्या लिखूंगा, परिमाप 80 मीटर है तो लिखूंगा पार्क का परिमाप बराबर 80 मीटर। अब बताइए परिमाप यानी आयत का परिमाप क्या होता है, 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई, यही ना होता है। तो लिख दूंगा 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 80 मीटर। ठीक है, अब देखिए 2 तो रखेंगे, लंबाई कितना है x, चौड़ाई है y, तो x प्लस y बराबर 80। तो x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा, 80/2 यानी हो जाएगा आपका 40। तो x प्लस y बराबर आपका 40। बात समझ में आ गया। चलिए यहां से x का मान ज्ञात कर लेता हूं, किसका, x का। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 40 माइनस y, मान लेता हूं समीकरण 1। ठीक है, चलिए अब कह रहा था कि उसका क्षेत्रफल क्या है, उसका क्षेत्रफल। तो लिखूंगा अब क्या लिखूंगा, नेक्स्ट पार्क का क्षेत्रफल कितना है आपका, 400 मीटर स्क्वायर। तो बताइए पार्क का क्षेत्रफल यानी ये आयत की तरह दिख रहा है तो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो लिखूंगा लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 400। लंबाई कितना है आपका x, चौड़ाई कितना है y बराबर 400। अब देखिए जहां ये x है ना, ये वाला, इसमें ये वाला मान रख दूंगा 40 माइनस y, तो जहां ये x है। अब लिख दूंगा आगे यहाँ पे समीकरण 1 से, किससे, 1 से। देखिए x का मान 40 माइनस वाई है, यहाँ पे रख दीजिए 40 माइनस वाई और ये गुणे क्या है, y बराबर 400। जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 40y माइनस वाई स्क्वायर बराबर 400। अब वाई स्क्वायर पहले रख दीजिए तो माइनस वाई स्क्वायर प्लस 40y और ये आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा 400 बराबर 0। माइनस कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 40y प्लस 400 बराबर 0। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा द्विघात समीकरण। क्या हो गया, द्विघात समीकरण। अब कह रहा है कि यदि मतलब कि बनाना संभव है तो ही आप लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिएगा। तो पहले तो चेक करना पड़ेगा। तो क्या लिखूंगा कि ax, अब देखिए यहाँ पे y है ना, इसमें क्या है, y है तो y के रूप में लिख लेता हूँ फार्मूला, ay स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तो क्या होगा, a का मान क्या होगा, देखिए a बराबर आपका हो जाएगा, यहाँ पे y के जगह पे कुछ नहीं है तो 1 है। चलिए b बराबर क्या हो जाएगा, -40, b बराबर -40 और c बराबर आपका क्या हो जाएगा, c बराबर हो जाएगा 400। कितना हो जाएगा, c बराबर 400 लिख दिया। तो हमें जानते हैं d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। तो d बराबर क्या हो जाएगा, b का मान कितना है, -40 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे 1 गुणे 400 तो d बराबर हो जाएगा 40 का यानी 1600 माइनस 1600, तो यानी d बराबर आ जाएगा 0। अगर d का मान 0 आता है तो क्या होता है, अस्तित्व में है। तो लिखूंगा अतः यह अस्तित्व में
है। जब यह अस्तित्व में है इसका मतलब कि हम इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि d का मान 0 है। यही d का मान निगेटिव आया होता तो नहीं होता। ठीक है ना, ये समझाया था मैं पीछे वाले क्वेश्चन में। ठीक है, अब आपको ये मैं हटाता हूँ, देखिएगा समझिएगा कैसे। अब हमको क्या करना है कि हमारे पास जो है कि a है, b है और c है, और एक सूत्र बताया था द्विघात सूत्र है ना, उसके थ्रू हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए पार की लंबाई जो है कि x है और पार की चौड़ाई जो है क्या है, y है। तो हमने निकाला है, देख लीजिए x बराबर 40 माइनस वाई। अगर मैं यहाँ से ये जो समीकरण दिख रहा है आपको है ना, वाई स्क्वायर माइनस 40y प्लस 400, ठीक है, इसको अगर मैं सॉल्व कर लूँ तो यहाँ से y का मान निकलेगा। इससे किसका निकलेगा? y का। आज जो y का निकलेगा वो यहाँ पे रख दूंगा तो किसका निकल जाएगा? x का निकल जाएगा। तो देखिए ऊपर का हटाता हूँ, देखिएगा, नोट कर लीजिए। देखिए तो पॉइंट्स याद रखिएगा कहाँ कहाँ की चीज़ें क्या हैं। चलिए इस समीकरण को रहने देता हूँ नीचे। अब देखिए ये क्या है हमारे पास, वाई स्क्वायर माइनस 40y प्लस 400 बराबर 0 है ना। हमें पता है कि भैया ये अस्तित्व में है तो सॉल्व करेंगे ना। अब देखिए 400 और यहाँ पे 1 है, इसका गुणनखंड करेंगे 400 का, कि ताकि जोड़ने पे क्या आ जाए, -40 आ जाए। तो देखिए ना, -20 और -20 -40 हो जाएगा ना, तो और गुणा करने पे 400 भी हो जाएगा। तो यह हमें बना लेना है। तो वाई स्क्वायर माइनस 20y माइनस 20y प्लस 400 बराबर 0। अब यहाँ पे y कॉमन लेंगे तो क्या होगा, y माइनस 20, और यही हो जाएगा दूसरे बॉक्स में y माइनस 20। यहाँ पे देखेंगे कि प्लस है तो यह माइनस और 20 कॉमन लिया होगा, बराबर 0। तो क्या होगा, y माइनस 20 और दूसरे कोष्टक में भी y माइनस 20 बराबर 0। तो देखिए y माइनस 20 बराबर 0, तो y बराबर आपका 20 हो जाएगा। ऐसे ही y माइनस 20 बराबर 0, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 20। यानी दोनों 20-20 आ रहा है। इसका मतलब हमने जो माना था कि जो पार्क है, पार्क की चौड़ाई कितनी है आपकी, 20। कितनी है, 20। अब इस y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, इस समीकरण 1 में, अब ये पार्ट हटा दूं, आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए अब मैं क्या लिखूंगा कि y का मान कोई एक रखिएगा क्योंकि दोनों सेम है, ठीक है ना। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो एक क्या है, x बराबर है 40 माइनस वाई, तो x बराबर हो जाएगा 40 माइनस 20 बराबर 20। तो लिख दूंगा, अतः पार्क की लंबाई बराबर कितना, 20 मीटर, और पार्क की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, ये भी आपकी 20 मीटर। यानी लंबाई क्या था, x था ना, x लिख देता हूँ यहाँ पे, x बराबर, और चौड़ाई क्या था आपका, y था, तो y बराबर कितना आ गया, 20 मीटर। 20 मीटर, ये हो गया हमारा आंसर जो हमसे पूछा था। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये चेक करना जरूरी है कि संभव है कि नहीं है। अगर माइनस में आया होता तो संभव नहीं था, जैसे मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 4 कराया था। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा पूरा प्रश्नावली 4.3 का ये 5वां क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। टोटल 5 का 5 क्वेश्चन कंप्लीट करा चुका हूं। ये प्रश्नावली द एंड हो गया। अब हम लोग चैप्टर नंबर 5 पे पढ़ने जाएंगे, समांतर श्रेणी। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।